हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास है क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए। जी हाँ दोस्तों, कि आप लोगों को बोर्ड एग्जाम सामने है और इसमें जितने सारे सवाल आप लोग करवाएंगे, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल आप लोग के लिए। इसमें से बहुत सारे सवाल आप लोग पढ़ चुके हैं पहले भी और कुछ नए सवाल भी आप लोग को इसमें मिलेंगे। ठीक है, वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, एक एक क्वेश्चन आप लोग को बताएंगे और समझाएंगे भी किसका क्या आंसर होगा। और बोर्ड एग्जाम में दोस्तों इससे 100% बहुत सारे सवाल आप लोग का मैच करेगा जो आप लोग का ऑब्जेक्टिव एग्जाम होने वाला है उसमें। तो वीडियो को पूरा देखिए, हर एक दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि सभी को इसका लाभ मिले और सभी को ही इससे क्वेश्चन देख करके बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर ले पाएँ। तो चलिए एक कदम और बढ़ाते हैं बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर लाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, इसमें बता दें आप लोगों को पहले कि इसमें देखिए सवाल का नंबर हो सकता है कुछ मिस हो, क्योंकि इसमें देखिए बहुत सारे सवाल है जो आप लोग सिलेबस में नहीं है, मैं उसको नहीं बताऊंगा, इसलिए सवाल का नंबर जो है वो हो सकता है कि कुछ मैं स्किप कर दूं। ठीक है, जो आप लोग सिलेबस में वही बताऊंगा। चलिए देखते हैं क्या क्या सवाल है आप लोग का। सबसे पहला सवाल आप लोग देख सकते हैं क्या है कि प्रकाश के परावर्तन के नियमों की संख्या। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। द नंबर ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, बहुत आसान सा भी है। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप लोग कि प्रकाश के परावर्तन के भी दो नियम होते हैं और अपवर्तन के भी दो ही नियम होते हैं। तो उसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों का दो ही नियम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का यहाँ देख लीजिए क्या है कि प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है कहाँ पर। द वेलोसिटी ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन, कांच में, मिट्टी में, वायु में कि शून्य यानी कि निर्वात में। तो दोस्तों सबसे अधिक कहाँ होता है, मतलब सबसे तेज प्रकाश कहाँ चलती है, तो वो होता है निर्वात में। सर ये निर्वात क्या होता है? निर्वात मतलब ऐसी जगह जहाँ पर कुछ नहीं होता है। कुछ नहीं मतलब सर, मतलब ना वहाँ वायु होता है ना धुलकन होता है, कुछ नहीं। निर्वात में अगर आप किसी को पुकारेंगे भी ना तो उसका आवाज़ नहीं मिलेगा। ठीक, तो निर्वात मतलब वहाँ कुछ नहीं होगा, धुलकन वायु कुछ नहीं, तो वो निर्वात हो जाता है, मतलब शून्य। तो प्रकाश का वेग वहाँ पर सबसे अधिक, क्योंकि वहाँ रोकने वाला कोई नहीं है उसको, भैया वो तो खुद में मस्त है। नेक्स्ट देखिए 3 नंबर क्या बोला है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव होता है। वर्ण विक्षेपण मतलब क्या, जो प्रकाश का वर्ण है, प्रकाश का जो 7 रंग है ना वो अलग अलग वर्णों में विभाजित हो जाता है। बेनिया हापिनोला आप लोग सुने होंगे, विबग्योर आप लोग सुने होंगे, ठीक है, जिसमें वायलेट रेड अलग अलग सब कलर में डिवाइड हो जाता है। तो उस कौन सा करता है, वो प्रिज्म से पास होने पर करता है, इसलिए प्रिज्म आप लोग का यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल आगे चलते हैं हम लोग। सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। सामान्य नेत्र हम लोग का जो आई है, नॉर्मल आई, उसका न्यूनतम दूरी कितना होता है स्पष्ट दृष्टि का। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इजी सवाल है दोस्तों, याद कर लीजिएगा 25 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पर 25 और भी है, तो गलती से दोस्तों यहाँ 25 मीटर या 2.5 ये सब मत मार दीजिएगा। देख लीजिएगा 25 सेंटीमीटर है वहीं पर मार दीजिएगा। और एग्जाम में देखिए अरे यहाँ भी 25, बस कुछ नहीं देखे यूनिट मार दिए 25 मीटर, तो गलत हो जाएगा। इसलिए जहाँ 25 सेंटीमीटर होगा दोस्तों वहीं पर मारिएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलिए आगे चलते हैं। मिनिमम डिस्टेंस डिस्टिंक्शन आप लोग क्या हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, मतलब वो कौन सा दर्पण है जो हमेशा छोटा ही प्रतिबिंब बनाता है, तो भैया वो हो जाएगा आप लोग का उत्तल दर्पण। ठीक है, उत्तल दर्पण हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनाता है। बुरा हमेशा बोला है, जब हमेशा का बात किया है तो क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। व्हिच मिरर ऑलवेज गिव्स स्मॉलर इमेज देन ऑब्जेक्ट, तो ये हो जाएगा कॉन्वेक्स मिरर, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। साइड मिरर मतलब क्या, जब आप लोग बाइक चलाते हैं तो पीछे का व्यूज देखने के लिए, साइड का व्यू देखने के लिए कौन सा मिरर यूज होता है, तो वहां पर भी दोस्तों उत्तल दर्पण ही होता है, यानी वहां भी आप लोग का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, यानी कि व्हिच इज यूज्ड फॉर साइड मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला, जब प्रकाश की किरणें हवा से कांच में प्रवेश करती है तब वह किरण मुड़ जाती है। जब प्रकाश की किरण है, ठीक है, अभी हवा में है, चलिए ठीक है, या हवा में आके आया और ये कांच में प्रवेश कर, ये कांच है, ठीक है, तो क्या करता है, ये अभिलंब हो गया, तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। ठीक है, अभिलंब की तरफ मुड़ जाती है इसमें ऐसे करके। ठीक, मतलब इधर जाना चाहिए पर इधर नहीं जाती है, अभिलंब की ओर। ये सघन विरल वाला केस हो गया कि जब कोई किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, जबकि कोई किरण जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है। ठीक, याद रखिएगा इसको। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, किरण जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो अभिलंब के निकट आ जाती है। ठीक, इसका उल्टा होता अगर कि बोलता कांच से हवा में प्रवेश कर रहा है तब क्या होता, तब अभिलंब से दूर आंसर हो जाता। गेट इट। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। तो ये इंग्लिश में यहाँ लिखा हुआ है कि व्हेन लाइट इंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास द रे बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल। ओके, दूरदृष्टि दोष वाला नेत्र साफ साफ देख सकता है, यानी कि लॉन्ग साइटेड डिफेक्ट आई कैन सी क्लियरली, मतलब जिसमें दूरदृष्टि दोष हो जाता है जिनको। ठीक है, तो क्या साफ साफ किसको देख सकता है, जो दूर में रखा वस्तु उसको साफ साफ देख सकता है, यानी कि यहाँ पर आप लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा, दूर की वस्तुओं को
डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, दूर दृष्टि दोष नाम का होता है तो दूर की वस्तु को देख सकता है पर सामने की वस्तु को नहीं देख सकता है। वहीं निकट दृष्टि दोष की बात करें तो निकट की वस्तु को देख सकता है पर दूर की वस्तु को नहीं देख सकता है। यहाँ पर दूर दृष्टि दोष वाला बोला है तो क्या दूर की वस्तु को साफ साफ देख सकता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दोस्तों सवाल विजुअल नहीं हो रहा है क्वेश्चन, लेकिन सुन लीजिए, मैं बता देता हूँ। यहाँ लिखा हुआ है कि क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है। ठीक है, व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ यहाँ पर बेसिक सब्सटेंस, तो ये हो जाएगा दोस्तों 7 से अधिक। जो भी क्षार है तो याद रख लीजिए 7 से अधिक होगा उसका पीएच मान, अगर अम्ल है तो 7 से कम होगा, और उदासीन यानी कि नमक है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा वो 7 हो जाएगा पूरा पूरी। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखिएगा, उदासीन यानी कि लवण होने पर 7 हो जाएगा। इससे एग्जाम में कन्फर्म आप लोग इसे क्वेश्चन आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन विजात यौगिक है, मतलब कौन यहाँ पर आप लोग का अलग है। तो देखिए चूना पत्थर बोलिए या फिर खड़िया बोलिए या फिर संगमरमर बोलिए, बात एक ही है, फॉर्मूला एक ही होता है। क्या होता है, CaCO3। लेकिन यहाँ पर प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करें दोस्तों तो ये इसका फॉर्मूला होता है CaSO4.12H2O, जो कि तीनों से अलग है। ठीक है, तो ये आप लोग का अलग है, विजातीय है, अलग जाति का है। ठीक, तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछा है, देख लीजिए, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र याद कर लीजिए NaHCO3 होता है, जिसको हम लोग खाने का सोडा भी बोलते हैं। अगर खाने का सोडा भी लिखे क्वेश्चन में तो यही टिक करना है, खाने का सोडा का क्या हो जाएगा, NaHCO3। ठीक, तो केमिकल फॉर्मूला आप क्या हो जाएगा, बेकिंग सोडा इज NaHCO3। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, हम लोग क्या बोला है, पूरा अम्लराज में HCl और HNO3 का अनुपात होता है, यानी कि आप लोग का हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का परसेंटेज क्या होता है, उसमें अनुपात क्या होता है, ये पूछा है। तो याद रखिए ये अम्लराज जो होता है ना वो आप लोग का मिक्सचर होता है किसका किसका, उसमें होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और मतलब नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है और नाइट्रिक एसिड होता है, जिसमें आप लोग का हाइड्रोक्लोरिक एसिड का 3 अनुपात रहता है, 3 भाग रहता है, और नाइट्रिक एसिड का रहता है 1 भाग, यानी कि जिसका जो अनुपात होगा 3:1 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए इज द परम सत्य उत्तर। ओके, चलिए याद रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी पूछ सकता है अम्लराज में क्या क्या रहता है, तो ये तब आपको बोलना पड़ेगा ये HCl और HNO3 यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड रहता है। ठीक है, और प्रतिशत पूछ दे, रेशियो पूछ दे तो इसको करना है। ओके, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पूछा है कि हमारा शरीर जो है वो पीएच मान के किस सीमा में सही तरीके से कार्य करता है, मतलब हमारा शरीर कितना से कितना पीएच के बीच में सही तरीके से कार्य करता है। तो याद रखिए दोस्तों इसका होता है 7 से 7.8। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, सीधे सीधे एनसीईआरटी से पूछा गया सवाल आप लोग का एग्जाम में आ सकता है। 7 से 7.8 के बीच हमारा शरीर सही तरीके से कार्य करता है, इससे कम या ज़्यादा होने पर हम लोग को परेशानी हो सकती है। ठीक है, कोयला तथा पेट्रोलियम है, यहाँ पर देखिए मैं पहले कहूँगा आप लोग क्वेश्चन नंबर में नहीं जाइएगा क्योंकि जो आप लोग सिलेबस में वही बता रहा हूँ। ठीक है, कोयला तथा पेट्रोलियम है। कोयला और पेट्रोलियम कौन सा ईंधन है, जीवाश्म ईंधन, नाभिकीय ईंधन या फिर नवीकरणीय ईंधन या फिर वायु गैस ईंधन। तो याद रखिएगा कोयला और पेट्रोलियम जो दोस्तों है वो आप लोग का जीवाश्म ईंधन, यानी कि 30 का ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जीवाश्म ईंधन। देखिए जीवाश्म ईंधन मतलब क्या, जो जीव जंतुओं पेड़ पौधे के दबने से हजारों वर्षों बाद ये जो निर्माण होता है तो उसका तब कोयला और पेट्रोल बनता है, इसलिए ये जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत आते हैं। ओके, कोल एंड पेट्रोलियम आर फॉसिल फ्यूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नांकित में कौन प्राकृतिक संसाधन है, एंड ऑप्शन है वायु, जल, मृदा, इनमें से सभी। तो आप लोगों को पता ही होगा इसमें से कोई मानव नहीं बनाता है, सब भगवान की देन है, तो जो भगवान की देन है उसे हम लोग कहते हैं प्राकृतिक संसाधन। ओके, यानी कि वायु, जल और मृदा ये तीनों आप लोग का हो जाएगा प्राकृतिक संसाधन, इनमें से सभी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है क्लोरोफिल, CO2 तथा जल, सूरज का प्रकाश। स्वपोषी पोषण मतलब कौन, भैया जो अपना खाना स्वयं बनाता है। तो आप कहिएगा सर हम भी अपना खाना स्वयं पकाकर खाते हैं, तो वो वाला खाना नहीं, आप तो सब्जी लेते हैं वो भी पेड़ पौधे से लेते हैं, कुछ खाते हैं वो पेड़ पौधे से लेते हैं, ठीक है, या फिर अंडा मीट मछली खाते हैं वो भी दूसरे ऊपर निर्भर है। लेकिन जो खुद तैयार करता है जैसे हो गया पेड़ पौधे, वो अपना खाना प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा तय करता है, जिसे बोलता है स्वपोषी पोषण। तो इसके लिए किसका किसका जरूरत पड़ता है, क्लोरोफिल का भी पड़ता है, CO2 तथा जल का भी पड़ता है और सूर्य का प्रकाश का भी पड़ता है, यानी कि इनमें से सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो 33 का जो होगा इनमें से सभी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो हम लोग अगला सवाल है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन एक अपघटक है, यानी कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिकम्पोजर। तो याद रखिएगा डिकम्पोजर होता है बैक्टीरिया, जो छोटे छोटे टुकड़ों में सभी चीज़ों को एकदम बिल्कुल डिकम्पोज कर देती है। तो यहाँ पर डिकम्पोजर क्या हो जाए, बैक्टीरिया, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन में पूछा है क्या एकलिंगी पुष्प का उदाहरण। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, आप लोगों को देख के पता चल रहा होगा कि एकलिंगी पुष्प का उदाहरण क्या है, यहाँ पर पपीता। इससे एग्जाम में जरूर आप लोग का सवाल रह सकता है, इसलिए याद कर लीजिए
एक लिंगी यानी कि एग्जाम्पल ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर इज पपैया, दैट इज पपीता। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। जीव किस प्रक्रम द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं? तो सभी को पता है दोस्तों, जनन जो ऐसी घटना है जिसके द्वारा अपनी संतति में वृद्धि होता है, यानी कि अपनी जो संख्या उसमें वृद्धि होता है। तो यहाँ पर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जनन। ठीक है। निम्नांकित में से कौन पुनरुद्भवन का उदाहरण है? तो याद रखिएगा दोस्तों, हाइड्रा जो है वो पुनरुद्भवन का उदाहरण है, यानी कि ऑप्शन डी आप लोग का यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए पुनरुद्भवन मतलब क्या होता है कि आप किसी जो हाइड्रा को है, ठीक है, मान लीजिए कोई हाइड्रा है, कोई मान लीजिए यही है, ठीक है, इसको हम हर एक पार्ट को काट देते हैं, ऐसे छत बिच्छत कर देते हैं, तो इसका हर एक पार्ट दोस्तों एक नया शरीर का निर्माण कर लेगा। समझ रहे हैं मतलब कैसा होने वाला स्थिति? जैसे किसी को टुकड़ों टुकड़ों में काट देते हैं, उसका हर एक पार्ट एक नया शरीर का निर्माण कर लेता है, तो उसे ही हम लोग दोस्तों पुनरुद्भवन मतलब पुनः उसका क्या बोलते हैं, उत्पन्न हो जाता है वो, तो वो हाइड्रा इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो दोस्तों याद रखिए, मास्टर ग्रंथि आप लोग का यहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट चलते हैं आगे। हम लोग का क्या पूछा है देख लीजिए। हुई जो फॉलोइंग इज ए फॉलोइंग ग्लैंड इज नोन फॉर मास्टर ग्लैंड, तो पिट्यूटरी ग्लैंड हो जाएगा। पादप हार्मोन का उदाहरण है, बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, 46 नंबर देख लीजिए। पादप हार्मोन का उदाहरण क्या है? तो पादप हार्मोन ऑक्सिन जो है दोस्तों, वो पादप हार्मोन है एक तरह का। ठीक है, ऑक्सिन क्या है? पादप हार्मोन है। निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? तो लार में दोस्तों सभी को पता है दोस्तों टाइलिन, और बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, याद कर लीजिएगा, टाइलिन, लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। अगला सवाल दोस्तों क्या देख लीजिए, लेंस सूत्र है, यानी कि लेंस फॉर्मूला है, इज क्या है? लेंस सूत्र हम लोग का होता है 1/v - 1/u = 1/f। तो एक ही यहाँ पर दिख रहा है कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर याद रख लीजिएगा, दर्पण सूत्र भी पूछ सकता है, तो दर्पण सूत्र क्या हो जाएगा यहाँ पर? ये वाला दर्पण सूत्र हो जाएगा 1/v + 1/u = 1/f। ठीक है, यहाँ लेंस सूत्र पूछा है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, क्या देख लीजिए, द्विअवतल लेंस को कहा जाता है? ध्यान से देख लीजिए, कंफ्यूज कर सकता है। द्विअवतल लेंस को दोस्तों, अवतल लेंस को ही द्विअवतल लेंस कहते हैं। ठीक है, द डबल कॉन्केव लेंस इज नोन एज। डबल कॉन्केव लेंस मतलब क्या? दोनों तरफ अवतल जैसा आकार हो, इस तरह के, इस तरह। तो ये क्या है? ये अवतल लेंस ही है ना। तो ये आप लोग कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? अवतल यानी कि अपसारी लेंस, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, मतलब कॉन्केव लेंस। ओके, आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं क्या बोला है। उत्तल लेंस की क्षमता होती है, तो उत्तल लेंस की क्षमता सभी को पता है दोस्तों, आप लोग इससे पहले भी बताए थे, ये होती है धनात्मक। ठीक, याद कर लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। जो जो सवाल आप लोग को रिपीटेड दिख रहा है, या फिर इसमें जितने सारे सवाल आप लोग एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन में से देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है? धनात्मक होती है, यानी कि द पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव, बट व्हेन वी टॉक अबाउट कॉन्केव लेंस इट इज नेगेटिव। ओके, मतलब क्या हो जाता है कि अवतल लेंस का ऋणात्मक हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पर उत्तल लेंस क्या हो जाए? धनात्मक। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? तो मैंने बताया कि प्रकाश के अपवर्तन हो या परावर्तन, दोनों का 2 ही नियम करके होता है, यानी कि ऑप्शन सी आप लोग का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन रंग खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है? तो पता है आप लोग को, जो यहाँ पर, जी हाँ, रेड इज द डेंजर साइन, तो लाल यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, ये खतरे की निशानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दही में कौन अम्ल पाया जाता है? तो दही हो चाहे दूध हो, दोनों में दोस्तों लैक्टिक अम्ल ही पाया जाता है, यानी कि आप लोग का जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा लैक्टिक अम्ल, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। लैक्टिक एसिड पाया जाता है आप लोग का कर्ड में भी और मिल्क में भी, यानी दही और दूध दोनों में क्या? लैक्टिक एसिड, याद कर लीजिएगा। किस देश को पवनों का देश कहा जाता है? तो महत्वपूर्ण सवाल है। डेनमार्क को दोस्तों यहाँ पर पवनों का देश कहा जाता है, काउंट्री ऑफ वाइंड। अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण देखिए, अपघटन मतलब होता है वियोजन, टूटना। अपघटन मतलब क्या होता है? टूटना। तो टूटने वाला अभिक्रिया क्या है? मतलब वियोजन अभिक्रिया क्या है? सिर्फ एक ही दिख रहा है कि यहाँ पर सर पूरा एक पदार्थ है, बट 1 से 2 पदार्थों में टूट जा रहा है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्लोरोफॉर्म का अनुसूत्र है। क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या होता है? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, याद कर लीजिए, CHCl3 होता है क्लोरोफॉर्म का सूत्र। ठीक है, क्या होता है? CHCl3, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए आगे बढ़ा जाए। ठीक है, यही पूछा है, द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ क्लोरोफॉर्म इज CHCl3। निम्नलिखित में कौन लवण है? यहाँ पर लवण कौन है? तो सभी लोग देख के बोलेगा, जिसके बिना आप लोग खाना ही नहीं खा सकते ना, NaCl, यानी कि सोडियम क्लोराइड, जिसको आप लोग डेली खाते हैं। एक भी दिन ऐसा नहीं आता जिसको आप लोग खाते नहीं हैं। धातु के ऑक्साइड होते हैं, धातु का ऑक्साइड कैसा होता है? क्षारीय कि अम्लीय? तो मैंने आप लोग को पहले कहा था, तो धातु ऑक्साइड दोस्तों वो हो जाता है क्षारीय ऑक्साइड होता है। हाँ, लेकिन अधातु का ऑक्साइड बोलता है तो क्या होता है? तब अम्लीय ऑक्साइड हो जाता है। यहाँ पर धातु ऑक्साइड क्या होता है?
क्षारीय ऑक्साइड निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है? तो दोस्तों यहाँ पर वृक्क जो है वो क्या है? उत्सर्जी अंग है, यानी कि आप लोग का ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। वृक्क क्या है? उत्सर्जी अंग है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सक्रीटरी ऑर्गन? तो दैट इज किडनी। नेक्स्ट, वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। तो वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं, सभी को पता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए आगे देख लेते हैं। पाचन क्रिया पूर्ण होती है। पाचन क्रिया दोस्तों पूर्ण होती है कहाँ पर? तो ये आप लोग का होती है छोटी आंत में, ठीक है। अंतिम जो पाचन मतलब पाचन क्रिया हम लोग पूरा होता है कहाँ पर? छोटी आंत में, यानी कि ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। इसको टिक कर लीजिएगा। प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज कंप्लीटेड इन स्मॉल इंस्टेंटाइन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च रक्तचाप कहलाता है। उच्च रक्तचाप को क्या बोलते हैं? तो उसको दोस्तों हम लोग हाइपरटेंशन बोलते हैं। उच्च रक्तचाप मतलब बीपी, ठीक है। तो ब्लड प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपरटेंशन भी बोलते हैं। 76 में देखिए क्या बोला है कि एंड्रोजन है। एंड्रोजन क्या है? तो याद रखिए दोस्तों, एंड्रोजन जो है वो क्या है? नर हार्मोन है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल आप लोग का सटीक उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए यहाँ पर पूछा है क्या कि सबसे छोटी अंतस्रावी ग्रंथि है। सबसे छोटी अंतस्रावी ग्रंथि, ये कितना 76 था, तो 77 दोस्तों देख लीजिए यहाँ पर सबसे छोटी अंतस्रावी ग्रंथि हो जाएगा यहाँ पर पिट्यूटरी ग्रंथि, ठीक है। सबसे छोटी दोस्तों यहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं क्या है। सबसे छोटी अंतस्रावी ग्रंथि हो गया। तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों? यहाँ पर तो मनुष्य वैज्ञानिक नाम सभी को पता है। हमारा वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सेपियंस। लेकिन यहाँ पर दो ऑप्शन दिख रहा है आप लोगों का, होमो सेपियंस या भी, होमो सेपियंस या भी। लेकिन आप लोग याद रख लीजिए मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? होमो सेपियंस एग्जाम में आ सकता है। और अंतिम सवाल है, बीजपत्र का कार्य क्या होता है? तो बीजपत्र का कार्य दोस्तों होता है सुरक्षा प्रदान करना, ठीक है। जो बीज होता है उसको सुरक्षा प्रदान करना। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आप लोग कुछ सवाल जो कि आप लोग एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें जितने सारे सवाल मैंने बताया उसको अच्छे से देख लीजिए ताकि एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं हो। और मैं दोस्तों ये 100% बोलता हूँ, हम लोग इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे, इसलिए एक भी क्वेश्चन मिस नहीं कीजिएगा। जो आप लोग आता है या नहीं आता है सबको देख लीजिए, आप लोग रिवाइज हो जाएगा जिसको आता है, और जो नहीं आता है वो आप लोग को दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है। सभी को शेयर कर दीजिए चैनल पर। इसी तरह का वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप लोग किस तरह का वीडियो देखना चाहते हैं ये भी कमेंट करके बोल सकते हैं। और आप लोग मुझे अभी तक इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक है, जल्दी से जाकर फॉलो कर लीजिए। चलिए अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।